मरियम, जो तुम्हारा चैप्टर है रेस्पिरेशन, वो ज़रूरी है, तुम्हारे पास पेपर्स में आया हुआ है, और इसका अगर तुम ये कॉन्सेप्ट अभी समझ लोगी ना तो पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या? रेस्पिरेशन एक कलेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, जो बेसिकली उनका पर्पस ये है कि वो फूड को कन्वर्ट करें एनर्जी में। यानी सिंपल सी बात है, तुम जो खाना खाती हो उसमें क्या कहते हैं, वो तो मरियम तुम्हें ताकत के लिए खाना खाना पड़ेगा, तो वो ताकत तुम्हारे अंदर उस फूड से कैसे मिल रही है, वो चीज़ तुम्हारी रेस्पिरेशन होती है। जो रेस्पिरेशन तुम्हारे पास होगा, हम जब तुम फूड लेती हो, वो सबसे पहले जाता है एक सिंप्लीफाइड, ये कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारी बॉडी इंटेस्टाइन में और फिर लिवर में और फिर पूरा जो इंटेस्टाइन जो हमारा जीआई ट्रैक है उससे होते हुए ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। जो ग्लूकोज तुम्हारे पास है ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जो ग्लूकोज तुम्हारे पास होता है ना, ये जब तुम्हारा लिवर बना लेगा तुम एक ग्लूकोज, और तुम ये जब इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब करती हैं तो ये जाएगा ब्लड में, ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। जो ब्लड है वो तुम्हारे पास सेल्स में लेके जाएगा, सेल्स में तुम्हारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारे पास फूड को कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। अब जो ये तो मैंने तुम्हें बहुत इजी सी एक इक्वेशन बना के दी है, एक्चुअली इसका कंक्लूजन यही है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। होता ये है कि अगर हम डेफिनेशन देखें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन इज़ बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन which releases the energy from the glucose or organic sources continuously in the living cells, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है तुम्हें पता होना चाहिए कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जो बाय प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट के साथ साथ हीट को लिबरेट करते हैं, उनके होने से हीट आपके पास निकलती है। तो यानी हमारे पास खाना जब तुम खाती हो तो तुम्हारे पास हीट निकलती है। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास क्या आती है कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं, और जो ये एंड में एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी तो निकालते हैं लेकिन तुम्हारी बॉडी सिर्फ एनर्जी यूज़ नहीं करती है, इसको किसी फॉर्म की एनर्जी चाहिए होती है, तो ये केमिकल एनर्जी होती है, जिसको इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ATP क्या होते हैं? एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आता है कि जो फूड है ग्लूकोज, वो बेसिकली तुम्हारे पास ATP बना रहा है विच इज़ द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट दे रहा है विच इज़ ऑब्वियसली द थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन दोनों से तुम्हें ATP चाहिए ताकि तुम अपनी डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस कर सको, और तुम्हें हीट चाहिए ताकि ऑब्वियसली तुम एक इंसान हो, तुम अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सको। सारे जो ये मैमल्स हैं और सारे जो वो एनिमल्स होते हैं जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं, उनमें ये रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब हमारे पास आता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट्स किस तरीके से काम करते हैं? प्लांट्स में दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रेस्पिरेशन का और एक होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं? वो सनलाइट से खाना बनाते हैं, और रेस्पिरेशन से वो क्या करते हैं? उनको सनलाइट चाहिए होती है लेकिन एक्चुअली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना बनाते हैं, और यहाँ पे C6H12O6 बनेगा। और रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या आता है कि तुम्हारे पास जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, तो इसमें तुम्हारे पास ATP रिलीज़ होती है, ATP के साथ तुम्हारी एनर्जी तो होती ही होती है, और तुम्हारे पास H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो एक्चुअली प्लांट्स में ये दोनों, अगर तुम ये देखो, इट्स द सेम इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इज़ द ऑपोजिट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट
ग्लूकोज बना रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तभी हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इतनी दुनिया में जमा हो रही होती है उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है उसमें वो जो उनका बना हुआ होता है, ऑब्वियसली वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी भी ग्रोथ होती है, उसमें भी फ्लावर्स में बडिंग होती है, उनकी भी रिप्रोडक्शन होती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए ना। तो वो जो उनका फॉर्म ऑफ फूड है उससे वो अपनी जो एनर्जी बनाते हैं वो उनकी रेस्पिरेशन होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि ओ रात को, जो वहमी लोग होते हैं सुपरस्टिशियस, के रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है रात को। सुबह में भी निकलती है लेकिन बहुत हद तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ भी कर रहे होते हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस जो साइमल्टेनियसली प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि इंसानों में जो रेस्पिरेशन हमें क्यों चाहिए होती है। इंसानों में जो हमारे पास रेस्पिरेशन चाहिए होती है वो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है। अगर तुम्हें प्रोटीन्स बनाने हैं या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, अगर तुम्हें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर तुम्हें टेम्परेचर मेंटेन रखना है, अगर तुम्हारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस चल रहे हैं वो तुम्हें करने हैं, या फिर तुम्हें रिप्रोड्यूस करवाना है किसी को, या फिर तुम्हें ग्रोथ भी, ऑब्वियसली बड़े हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चा है उसको एनर्जी चाहिए, उसको खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कर रहा है, उसको ग्रो करना है अभी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तुम्हारे पास पर्पसेस हैं जिनके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या है? पैकेट्स होते हैं। तुम ये फ़र्ज़ करो कि अगर हम लोग पैसों को खर्च करते हैं तो एक 100 रुपये का नोट होता है, एक 200 रुपये का नोट होता है, एक 5000 का नोट होता है। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, ये करेंसी होते हैं पैसों की। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट करेंसीज होती हैं एनर्जी की, और एटीपी उनमें से एक है जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आया समझ में? अब जैसे 5000 का नोट की ज़्यादा वैल्यू होती है, उसमें ज़्यादा पैसे होते हैं, ऐसे ही एटीपी में ज़्यादा पैसे होते हैं कंपेयर टू जीटीपी। तो इस तरीके से एटीपी हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज्ड फॉर्म ऑफ करेंसी है। एक और चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरी है वो ये है कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है। देखो, है बहुत सिंपल सी बात। रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है, तभी वो प्लांट्स में भी होता है। ब्रीदिंग तुम्हारे पास सिंपली वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंट एक सिस्टमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती हैं, ताकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें से जो वो हमारे अंदर जाए, और लंग्स में से वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड में आए। तो बस O2 ब्लड में आने के लिए वो ब्रीदिंग होगी, और ये मस्कुलर कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं। रेस्पिरेशन इज़ नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स, इट्स बेसिकली a केमिकल रिएक्शन टू लिबरेट एनर्जी। चौथी चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनोरोबिक। इसमें तुम्हें इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके डिफरेंट यूजेस होते हैं। ये तुम्हें समझना ज़रूरी है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ होती है। ये हर वक्त हम करते हैं, हम इंसान और जितने भी जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, जो थोड़ा बहुत अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, ये सारे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इवन जो कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियाज होते हैं वो भी एरोबिक, जैसे टीबी है वो भी तुम्हारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जो दूसरे एनोरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो भी इंसानों में किसी ना किसी हद तक होती है, बट इट इज़ नॉट अ प्रिफर्ड फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। वो सिर्फ उस वक्त होती है जब या तो ऑक्सीजन इनफ मिल नहीं रही हो बॉडी में, या फिर हमारे पास ज़्यादा डिमांड हो एनर्जी की कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज, और नो नॉट ग्लूकोज बट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे आ जाओ। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है और फिर निकलता एटीपी है। जो इसमें ऑक्सीजन होती है तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए कि ग्लूकोज इसलिए ऐसे निकलती है कि सिस्टमिक रिएक्शन होता है, सिस्टमिक स्टेप्स होते हैं इसमें, और C6H12O6 ये कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इसका। और इसमें से पूरा तुम जैसे नोट करो कि जैसे एक जूस निकलता है ना एक ऑरेंज का,
हम लोग कितनी मेहनत से जब पूरा का पूरा ऑरेंज का जूस उसका पल्प निकल जाए, इसी तरीके से तुम समझो कि पूरा का पूरा जब तक ग्लूकोज टूट नहीं जाता, सारे के सारे कार्बन्स मेटाबोलाइज नहीं हो जाते, तब तक हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि इफ़ देयर इज़ अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, तो एंड इट इज़ रिलीजिंग ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक अ लॉन्ग वाइल। ठीक है, तो इट्स गोना बी अ लॉन्गर प्रोसेस। ये कंटिन्यूसली होता है। और दूसरी बात ये है कि इसका बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और कुछ ना कोई लोग हीट भी बोलते हैं, बट हीट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए अभी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन बाई प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर नॉट, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जब जाती है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और फिर वो एक बफर सिस्टम का, मतलब वो इतनी टॉक्सिक नहीं होती है। अपनी कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है उनको नॉन टॉक्सिक बनाने के लिए, तो इट्स नॉट एज टॉक्सिक कि हमारी बॉडी को उसको इमीडिएटली रिमूव करना पड़े। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इसमें हमारे पास फर्स्ट करो ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास है ग्लूकोज। अगेन ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये करता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, और इसमें जो हमारे पास लैक्टिक एसिड आता है बेसिकली आई थिंक इसमें 4 कार्बन रहते हैं। आई थिंक मैंने सही से याद करना पड़ेगा। आई थिंक ये 6 कार्बन 6 होने के बजाय कार्बन 4 होता है, यानी सिर्फ 2 कार्बन मेटाबोलाइज हो पाते हैं। ठीक है, तो इट्स बेसिकली इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो इनकम्प्लीट होगा तो ऑब्वियसली जो थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। दूसरी बात ये है इट्स गोना बी फास्टर। तो तुम फर्ज करो जब तुम इतना खाना खाने के बाद अगर तुम ट्रेडमिल पे भाग रही होती हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा सांस फूलना शुरू होता है, तुम्हारा हार्ट तेज़ी से बीट करना शुरू होगा, तुम्हारी जो ब्रीदिंग है वो बढ़ेगी, तुम्हारी हार्ट रेट जो हार्ट बीट है वो तुम्हारे पास बढ़ती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो सेल्स हैं, स्पेशली जो तुम्हारे मसल्स उस वक्त यूज़ हो रहे होते हैं, वो भागने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है। तो उनकी जब तुम्हारी इतनी डिमांड तुम उनकी बढ़ा दोगे एनर्जी की, तो तुम्हारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा ताकि जो ब्लड है वो तेज़ी से ऑक्सीजन को कैरी करता हुआ मसल्स तक पहुँचे। ठीक है, तो तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ गई, तुम्हारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। क्यों? ताकि तुम्हारे जो ब्लड की ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है उसको कंपनसेट कर सके बॉडी, वो तेज़ी से ब्रीथ करना शुरू करती है, इंस्पायर करना शुरू करती है, तो ताकि तुम्हारे पास ऑक्सीजन अंदर जाए। अब इसी तरीके से कभी कभी ये होता है कि ATP या फिर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और इनफ ऑक्सीजन हमारे पास ब्रीद इन नहीं हो पा रही होती है या फिर ब्लड में नहीं होती है, तो हम लोग किस तरीके से इस डिमांड को सस्टेन कर पाएंगे, इसको कैसे हम लोग अपने मसल्स को दे पाएंगे? तो इसमें एक हमारे पास आंसर आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन उस वक्त होती है जब तुम्हारे पास ऑक्सीजन, तुम्हारी बॉडी सांस नहीं ले पा रही है, छोटी छोटी सांसें ले रही है बस तेज़ी से ऑक्सीजन लेने की, लेकिन तब भी दैट ऑक्सीजन इज़ नॉट enough for you to liberate enough energy to keep up with the demands of your muscles। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन आती है। जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई, इसमें तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ये हमने पढ़ा था। अब जो ये ये सिर्फ सारी एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है, हम सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड अनफॉर्चुनेटली इज़ अ बिगर कंपाउंड and it is more toxic than carbon dioxide. Since carbon dioxide can be dissolved in water, and since carbon dioxide is a smaller, it's a gas basically, so it can be moved across the membranes and वो इतनी जमा नहीं होती है और इतनी टॉक्सिक नहीं होती है। Lactic acid, since it's bigger, it is not easily permeable and it just builds up within the cells. तो इसको रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हारे पास क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी में एसिड यानी जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, उसको एसिडोसिस कहते हैं। तो तुम्हारे पास इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई तुम जब तेज़ी से भाग रही होती हो, एक पॉइंट आता है जिसमें तुम्हारे मसल्स काम नहीं कर रहे होते, और वो कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं फटीग। ठीक है,
फटीक के जो साइंटिफिक इम्प्लीकेशन है वो डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ओ बड़ी फटीक हो गई। हमारे पास जब लैक्टिक एसिड इतना बिल्डअप हो जाता है कि तुम्हारे मसल्स उसको रिमूव, मतलब उसकी प्रायोरिटी तुम्हारी कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहती है, उसका रिमूवल होता है, तो वो तुम्हारे पास आएगा, वो स्टेट होती है फटीक। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड बिल्डअप, लैक्टिक एसिड डेप्ट। तो ये क्यों होगा लैक्टिक एसिड डेप्ट? उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्ट होता है बेसिकली, कि जो ये लैक्टिक एसिड है ये तुम्हारे मसल्स में जब बिल्ड हो रहा होगा, उसको तुम्हारे पास ब्लड में जाएगा और जाएगा लिवर में। लिवर तुम्हारे पास क्या है? जो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 2 कार्बन अटैच करके इस लैक्टिक एसिड को बना देगा ग्लूकोज दोबारा से, और फिर वो वापस से तुम्हारे मसल्स को भेज देगा। तो ये क्यों कर रहा है? इस पूरे, ताकि ये जो ग्लूकोज ऊपर जाके जब ऑक्सीजन फाइनली मिलेगी तो ये एरोबिकली मेटाबोलाइज हो जाए। तो बेसिकली ये एक पूरा फिनोमेना है कि जब तक तुम्हारे पास लैक्टिक एसिड आएगा लिवर में, वो आपके पास ग्लूकोज बनेगा ताकि ग्लूकोज फाइनली जाके दोबारा से एरोबिक रेस्पायर करे और फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जितना लैक्टिक एसिड तुम्हारे सेल में बिल्डअप हो चुका होगा उतनी ही तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उतना ही ग्लूकोज बनेगा और उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो इस पूरे फिनोमेनन को कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट। The amount of oxygen increases with the buildup of the amount of oxygen required to remove the lactic acid after anaerobic respiration from the muscle is called oxygen depth। और जितना ऑक्सीजन डेप्ट होगा उतनी ही तुम्हारे पास फटीक होगी, क्योंकि उतना ही लैक्टिक एसिड तुम्हारे मसल्स में डेवलप हुआ होगा, बिल्डअप हुआ होगा, और उतना ही तुम्हारे पास मसल्स क्रैम्प करेंगे, फटीक करेंगे, काम करना छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, ये तुम्हारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गई। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी जो वो रिएक्शन होता है वो होता है C6H12O6 प्लस O2, बेसिकली 6O2 which gives 6 carbon dioxide plus 6 H2O plus energy. Energy can be heat, 50% हीट होती है, 50% केमिकल होती है जो हमारे पास ATP की फॉर्म में होती है। ठीक है, दिस इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन। दिस इज़, अगर यही चीज़ हम उल्टा लिख देंगे, यानी ये वाली चीज़ें तुम्हारे पास सबस्ट्रेट में आएंगी और ग्लूकोज तुम्हारे पास प्रोडक्ट की जगह आ जाए, तो ये तुम्हारे पास होगा फोटोसिंथेसिस। सो ये पूरा तुम्हारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज़ C6H12O6, देयर इज़ नो ऑक्सीजन। सो उसका जब ब्रेकडाउन या तो वो किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में होता है, इंसानों में वो लैक्टिक एसिड है, प्लांट्स में जैसे कुछ फंगसेस होते हैं वो इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल एक अनदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यही वाली बात है कि ये छोटे, यानी ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड 1 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा है, इसमें कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो रहा है। यहाँ पे पार्शियल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस वाई इट इज़ मोर टॉक्सिक, विच इज़ वाई इट बिल्ड्स अप विद इन द सेल, एंड विच इज़ वाई एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फास्टर बट इट इज़ नॉट प्रेफरेंशियल टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ये आया तुम्हें समझ में? बस एक ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास क्या है, हम ऑक्सीजन को यूज़ करें ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। सो बेसिकली सम पीपल कॉल इट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सो किसी भी बड़े कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को छोटे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में तोड़ते हैं तो इस चीज़ को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। आई समझ में? या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये बस 2-3 चीज़ें हैं जो तुम्हारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी हैं। अब मुझे बताना जो समझ में नहीं आए वो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूँगी।